यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि HCS की भी डेट आ चुकी है और साथ में यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि 24 मई को कंडक्ट होने वाला है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए और साथ में अदर PCS या फिर जितने भी एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश पर एक एक सब्जेक्ट को थॉरली रिवाइज किया जा रहा है। इस पूरी की पूरी सीरीज को यदि आप देखेंगे तो इस सीरीज का नाम है एक्स्ट्रा एज। इसका मेन एजेंडा ये है कि वो स्टूडेंट जिनके पास एक तो टाइम कम है और वो सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक मैनर में रिवाइज करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके, और साथ में यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहा है तो उनके लिए एक ओवरव्यू मिल सके, ये इसका मेन एजेंडा है। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में 4 से 5 वीडियोस हमारे पहले हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में जाना था, फिर फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, देन फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की ये जो क्लास है ये हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पर बेस्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन? यदि हम इसकी बात करें तो बेसिकली जब आप हिमालय को देखोगे तो इसको हम 2 टाइप से बाइफरकेट करते हैं। इसका जो डिवीजन है ये 2 टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि इस मैप में हम देखें तो एक तो मिलता है कि भाई ऊपर की ओर, जैसे आगे का मैप में आगे के मैप के अकॉर्डिंगली मैं इसको शो करूंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लाइक एक तो आपको दिखाई देता है दिस सेक्शन, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय वाला एरिया। आफ्टर दैट इसके नीचे आपको ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, ये 5 अलग अलग पीक्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। और फिर सेडिमेंटेशन और साथ में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं उनके कारण फॉर्म्ड हुआ हमारा जो शिवालिक रेंज है वो। इसके अलावा याद रखिएगा कि एक्चुअली में जो हिमालयन रीजन है इससे मल्टीपल टाइप की जो रिवर्स है इनका भी ओरिजिन होता है, और दैट इज वाई रिवर्स के बेसिस पर भी इसका जो डिवीजन है ये किया जाता है, और इसको कहा जाता है एक्चुअली में हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और इसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली यदि हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, बट यदि आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ही वो डिवीजन है जो करंट टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ की हेडलाइन बना होता है। और साथ में यदि आप देखें कि फ्लावर वैली कहाँ पर है और साथ में करीबाज आपको कहाँ दिखाई देते हैं, कश्मीर वैली के बारे में यदि मैं बात कर लूँ तो ये डायरेक्टली कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय जिसको सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, आसाम हिमालय, यहाँ से रिलेटेड है। ये जो नाम आप सुन रहे हैं ये एक्चुअली में हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के ही नाम हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ पर हम कुछ रिवर्स के बारे में भी बातचीत करेंगे, एज वेल एज हम कुछ इंपॉर्टेंट पास के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे कि भाई वो कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेसिकली यदि देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के मैं जो पास है वो एक बार में कवर कराऊंगा, जिसमें पेनिनसुलर इंडिया के पास भी होंगे और साथ में जो हमारा हिमालय वाला रीजन है इसके पास भी इंक्लूड होंगे। तो इसको अलग से भी मैं एक वीडियो में कवर कराऊंगा, वो 40 to 45 मिनट इस वीडियो की लेंथ रहेगी। और साथ में यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, जैसे कि लाइक नाथुला पास, लिपू लेक पास, ये क्यों जरूरी है। नेपाल बॉर्डर के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो वहां पर मैंने लिपू लेक पास के बारे में डिस्कस किया था कि लिपू लेक पास की यदि आप बात करोगे तो बेसिकली ये 2 रीजन से चर्चा में था। एक तो इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट एंड द सेकेंड वन इज कि एक्चुअली में यही वो पास है जिसका यूज आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के फैक्ट के बारे में हम जान लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन वीडियोस की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि लगभग 40 से 50 मिनट का ये, यानी 45 से 50 मिनट का ये वीडियो रहता है। जैसे लास्ट वीडियो यदि आप देखेंगे तो ये 55 या फिर 57 मिनट का था। वीडियो की लेंथ छोटा रखने का जो मेन एजेंडा है ये है कि आप इसको 2 बार देख लें और इजिली जब भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि रिविजन हो रहा है तो आप काम करते हुए पॉकेट में डालें, हैंड फ्री लगाएं और आराम से सुने इसको, ताकि आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं इसका नाम है, ये बेसिकली चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश, और सेम नाम से आपको हमारा टेलीग्राम हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल से ज्वाइन होना है तो आप सर्च कर सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय ओन टेलीग्राम हैंडल। यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और सिविल्स विथ आकाश दोनों में
तमाम प्रकार की जो अपडेट्स हैं ये आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल टाइप के जो कोर्सेज हैं ये और साथ में जो सीरीज़ हैं ये अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइक सुबह 9 बजे, इवन सुबह 5:30 बजे से ये जो वीडियोस हैं ये स्टार्ट होते हैं। जैसे 5:30 पर मैं ये क्लास लेता हूँ और ये ज्योग्राफी की क्लास होती है बेसिकली। इसमें मैं रिवीजन करा रहा हूँ और ऐसे एक एक जो क्लास है रिवीजन की चल रही है। 9 बजे द हिंदू का सेशन होता है और इसी के बीच में एक इंग्लिश की क्लास होती है। फिर दिन भर यहाँ पर जो मल्टीपल टाइप की क्लासेस हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती रहती हैं। आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और यदि आपको चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के किसी भी बैच से ज्वाइन होना है, लाइक UPSC या फिर स्टेट PCS, तो आप इन पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्राप्त करने के लिए 8264199959 ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। बेसिकली ये जो पूरा मैप दिख रहा है, ध्यान से देखना, पेन कॉपी उठा लो जहां पर भी लगे। आप इस यहाँ पर जो भी तथ्य लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप या तो नोट डाउन करते जाना, नहीं तो सीधा सीधा PDF मेरे चैनल में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि अपलोड नहीं हुई है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। यदि आप इस पूरे मैप को देखेंगे तो देखो भाई ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एक रफरी मैनर में ड्रॉ करता हूँ कि दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन। जस्ट अ सेकेंड, ये नेपाल वाला है और ये दैट इज सिक्किम एंड देन ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर यदि आप आओगे तो देखो ये है पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड देन ये पूरा कंप्लीट। यदि इस पूरे मैप के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ये वाला वो सेक्शन है जहां पर आपको बेसिकली ट्रांस हिमालय मिलेगा। इसके नीचे हमको दिखाई देता है ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, ये आपको 5 अलग अलग रेंज के फॉर्म में, और यहाँ पर मिलता है हमारा शिवालिक रेंज। और यही शिवालिक रेंज कल की क्लास यदि आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि ये नॉर्थ में जाकर या फिर ईस्ट में जाकर पूरी मर्ज हो जाती है किसमें, ग्रेटर हिमालय में। यानी कि यदि आपको ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और साथ में शिवालिक रेंज को बाइफरकेट करना हो तो आप सिक्किम तक ही कर सकते हैं। सिक्किम के बाद आप इसको बाइफरकेट यदि करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है या फिर ये थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय का जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है ये ज़्यादा है और ईस्टर्न एक्सटेंशन ये आपको कम देखने के लिए मिलेगा। कम है तो कितना कम है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। यदि वेस्टर्न पार्ट की आप बात करोगे तो यहाँ पर हिमालय की जो विड्थ है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 to 300 किलोमीटर के नियरली देखने के लिए मिलती है। एज वेल एज यदि आप ईस्टर्न पार्ट में देखें तो ईस्टर्न पार्ट में हिमालय की जो चौड़ाई है ये 60 से 80 किलोमीटर के आसपास मिलती है। दैट मीन्स एक ह्यूज डिफरेंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब एक बात याद रखो कि एक्चुअली में ये तो हमने कल पढ़ लिया था, यदि आप देखें तो हिमालयन रीजन से मल्टीपल टाइप की जो रिवर्स हैं ये भी ओरिजिनेट होती हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हमने हिमालय का किया है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि एक्चुअली में ना इस सेक्शन में यदि आप आओगे, ये वाला सेक्शन कौन सा है, तो दैट इज तिब्बतियन प्लेट्यू वाला एरिया। ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है यहाँ पर एक बहुत फेमस लेक है बाय द नेम ऑफ मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक से कुछ रिवर्स का ओरिजिन होता है बाय द नेम ऑफ। यदि एक रिवर की आप बात करोगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है इंडस रिवर। ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। ये है इंडस रिवर जो कि मानसरोवर लेक से जाती है यानी ओरिजिनेट होती है और इसके बाद लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच से ये फ्लो होते हुए देन ये पाकिस्तान में एंटर करती है। यहाँ पर जो गिलगित वाला क्षेत्र आपको मिलेगा यहाँ पर ये करती है एक प्रकार से वो इंडस गॉर्ज का फॉर्मेशन। तो इंडस गॉर्ज का फॉर्मेशन करते हुए ये फिर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में जो कराची है उसके पास जाकर ये अपना डेल्टा या फिर अपना जो माउथ है ये क्रिएट करती है। याद रखिएगा कि ये जहाँ पर अपना डेल्टा फॉर्म कर रही है वो जो एरिया है ये भारत के, इंडिया के गुजरात से बहुत ज़्यादा नियर बाय है। याद रखो इसके बारे में मैं कोस्टल रेंज वाले चैप्टर में कवर कराऊंगा कि इसको लेकर क्या डिस्प्यूट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। यहाँ पर जो वॉर स्ट्रेटजी है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो टॉपिक है उस पर हम रहते हैं ताकि वीडियो की जो लेंथ है ये ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये है लद्दाख और ये है जास्कर रेंज, इनके बीच से ये जो इंडस रिवर है ये फ्लो होती है और कराची में अपना जो डेल्टा है ये फॉर्म करती है। यहीं पर जो इंडस है इसी के राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड का जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर आपको लद्दाख की कैपिटल लेह भी मौजूद देखने के लिए मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्चुअली में यदि मान लो आपको जम्मू से लेह जाना है तो आप किस पास का यूज करेंगे। सेकेंड रिवर होती है काली रिवर। यदि आप इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ये सेकेंड रिवर है काली रिवर
और ये काली रिवर एक्चुअली में इंडिया एंड नेपाल की बॉर्डर क्रिएट करने का काम करती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। सिक्किम में यदि आप जाएंगे तो एक ग्लेशियर मिलेगा बाय द नेम ऑफ जेमू ग्लेशियर, और जेमू ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो जिसका नाम है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर को यदि आप बेसिकली देखो तो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है, बट यदि कोई राइट ऑप्शन आपको चूज करना हो तो इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना, बिकॉज कि ब्रह्मपुत्रा का एक नाम जमुना भी है। इन विच एरिया? तो बांग्लादेश। तो ये तीस्ता बेसिकली प्रेजेंट टाइम में ये जमुना की ट्रिब्यूटरी है। बट यदि आपने टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हो, यदि आपने मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कवर कराई थी हिमालय फॉर्मेशन ऑफ हिमालय वाले चैप्टर में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि असल में ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एवरी टाइम मूवेबल होती हैं, और मूवेबल होती हैं तो इसके कोई ना कोई एविडेंस होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, और इसके एविडेंस के फॉर्म में आप रिवर्स का जो फ्लो है ये याद रख सकते हैं। एक्चुअली में याद रखिएगा कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, इसके एविडेंस आपको रिवर के फ्लो से मालूम चलते हैं। कैसे? तो ये जो तीस्ता रिवर है, एक्चुअली में ये तीस्ता रिवर के बारे में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में जो व्यक्ति वर्णन कर रहे थे, उन्होंने अपनी बुक्स में, यानी कि मल्टीपल टाइप्स की जो बुक्स हैं उसमें ये स्टेटमेंट मिलता है कि तीस्ता रिवर एक्चुअली में गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, और समय के साथ साथ ये जो गंगा है या फिर ये जो तीस्ता है, इसने अपना जो मार्ग है ये परिवर्तित किया, जो अपना रूट है ये चेंज किया, और आज ये आपको जमुना की ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलती है। दैट मीन्स तीस्ता इनिशियल कंडीशन में जो तीस्ता है ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट थी, बट इन प्रेजेंट टाइम ये ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। आगे आइए तो यहीं पर याद रखना कि मानसरोवर लेक जहां पर मैंने आपको बताई, मानसरोवर लेक से ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज अ वाटर डिवाइडर। क्यों? क्योंकि यहां से मल्टीपल रिवर्स का ओरिजिन होता है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। तो एक ऐसा प्लेस जहां से मल्टीपल रिवर्स का ओरिजिन होता है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, इसको नाम दिया जाता है एक वाटर डिवाइडर का। दैट इज वाई यहां से निकल रही है इंडस, यहीं से आपको ओरिजिन मिल रहा है किसका? ब्रह्मपुत्र का। यहीं से ओरिजिन मिल रहा है सतलुज का, और यहीं से आप देखोगे कि ओरिजिनेट हो रही है मैकोंग रिवर, जो कि फिर साउथ चाइना सी में अपना माउथ क्रिएट कर रही है। तो ये हुई इंडस। इंडस के बाद याद रखिएगा कि दैट इज कॉल्ड सतलुज रिवर। सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। देन काली रिवर, जो कि पहले इंडस इंडिया और नेपाल की बॉर्डर क्रिएट करती थी। आफ्टर दैट यहां पर आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब इन्हीं रिवर्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि इंडस, सतलुज और साथ में काली रिवर, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, इन 5 रिवर्स के अकॉर्डिंगली हमने हिमालय को 4 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। और ये 4 पार्ट्स कौन से हैं? तो याद रखो, वेरी फर्स्ट जो आपको हिमालय देखने के लिए मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है कश्मीर हिमालय वाला सेक्शन। कश्मीर हिमालय बेसिकली लोकेटेड है कहां? इंडस और सतलुज का जो दोआब वाला एरिया है, इसका मिड वाला जो पाथ है वहां पर। सतलुज और काली रिवर के मिड वाले पाथ की यदि आप बात करोगे तो यहां पर जो भी हिमालय आता है, अब चाहे वो ग्रेटर हो, चाहे वो लेसर हो, या फिर चाहे वो शिवालिक हिमालय हो, कोई सी भी रेंज हो, उसको आप नाम देते हैं किसका? कुमाऊं हिमालय का। यदि आप काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक की बात करें तो इनके बीच में जो हिमालय है उसको नाम दिया जाता है सेंट्रल हिमालय या फिर नेपाल हिमालय का। और तीस्ता रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक, तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में जो हिमालय लोकेट है, इसे नाम दिया जाता है बेसिकली आसाम हिमालय का। दैट मीन्स कि यदि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अकॉर्डिंगली हिमालय को हम मेजरली इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कश्मीर हिमालय, सेकेंड वन इज कुमाऊं हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड आसाम हिमालय। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो कई बार, जैसे यदि आप काराकोरम रेंज की बात करोगे या फिर लद्दाख रेंज की आप बात करें, तो मैंने अभी बताया, ये मैंने बताया ही क्यों कि भाई जो इंडस रिवर है ये कहां से फ्लो करती है। मैंने बताया कि एक्चुअली में लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से, ठीक है, इनका जो मिड वाला पाथ है वहां से फ्लो हो रही है। और मैंने दूसरी लाइन बोली कि इंडस और सतलुज के बीच वाला जो हिमालय है इसको नाम दिया जाता है किसका? कश्मीर हिमालय का। दैट मीन्स लद्दाख और काराकोरम ये रिमेनिंग पार्ट रह गए ना, और यदि ये रिमेनिंग पार्ट है तो इसको नाम दिया जाएगा ट्रांस हिमालय एज वेल एज, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो एक पोर्शन आता है ट्रांस हिमालय का। एंड देन जब आपने ब्रह्मपुत्रा को काउंट किया तो इसमें शिवालिक की जो रेंज थी, जैसे कि लाइक डाफला, मेरी, अबोर एंड मिश्मी, ये तो काउंट हुई, बट इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जो फर्दर हिल्स थी, ठीक है, ये काउंट नहीं हुई। जैसे कि लाइक पटकोई बूम, नागा हिल है ना, मणिपुर हिल और साथ में ये अपनी मिजो हिल, ये काउंट नहीं हुई।
और दैट इज वाई एक और पोर्शन हमको लेना पड़ा, बिकॉज कि पटकोई, नागा, मणिपुर एंड मिजो आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, दैट इज वाई इनको भी काउंट करना जरूरी था। और इसीलिए एक भाग हमने बनाया क्या, पूर्वांचल का। अब ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा काश्मीर हिमालय, देन मिलता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में ही आपको बहुत हाईएस्ट पीक देखने के लिए मिलेंगी, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंस आपको कुमाऊं हिमालय की देखने के लिए मिलती है वही सेंट्रल हिमालय की भी देखने के लिए मिलेगी। आसाम हिमालय वहीं यानी ब्रह्मपुत्र और साथ में तीसरा रिवर के मिड वाले पाथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ में फिर आता है पूर्वांचल वाला एरिया। इस लाइन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, द हिमालयास form a continuous barrier between the Tibetan Plateau and the Indian subcontinent. Geographically, this system is divided longitudinally into 4 distinct regions anchored by a geologically distinct pre-Himalayan northern guard and a sharp eastern hook। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ये बहुत सॉलिड पीडीएफ है भाई, ठीक है। अब यदि आप यहां पर देखोगे तो बेसिकली इन्हीं पोर्शंस के बारे में या फिर इन्हीं एक्सटेंशन के बारे में हमको पढ़ना है। बट इससे पहले यदि मैं द प्री हिमालयन नॉर्थ की बात करूं, क्या मतलब होता है इसका, यानी कि वो वाला पार्ट जो कि हिमालय के पहले ही फॉर्म हो गया था, इसको नाम दिया जाता है पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू को यदि आप देखोगे तो इसको एक माउंटेन नॉट का भी नाम दिया जाता है। वाई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और साथ में जो यूरेशियन प्लेट थी, इनमें जब कोलिजन हुआ या फिर सबडक्शन हुआ तो अकेला हिमालय ही फॉर्म हुआ। हिमालय के साथ साथ कुल्लू शान, नानशान, टियन शान, अल्तुन शान, ये मल्टीपल टाइप के जो माउंटेन्स हैं इनका भी फॉर्मेशन हुआ था। बट याद रखिएगा कि यदि आप इन सभी माउंटेन्स को एक पेपर पर उतारते हैं या फिर आप अपना एटलस उठाते हैं और एटलस में इन माउंटेन्स को देखना चालू करते हैं तो आप पाएंगे कि ये सभी माउंटेन्स एक ही एरिया से ओरिजिनेट लग रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि माउंटेन्स आए हैं और एक एरिया में ये बंध गए हैं। ये जिस एरिया से स्टार्ट होते हुए नजर आते हैं उसको नाम दिया जाता है पामीर नॉट। पामीर नॉट जिसको कहा जाता है एशिया की छत। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो पामीर नॉट है, यहीं से आपको कुल्लू शान, नानशान, टियन शान, काराकोरम, कैलाश, है ना, ये तमाम प्रकार के जो अदर ग्रेटर हिमालय, ये तमाम प्रकार के जो अदर माउंटेन रेंजेस हैं, ये ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी। और इसी के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली में हिमालय तो बाद में फॉर्म हुआ, एक्चुअली में एक प्री हिमालयन एज भी थी जिसमें ये जो हमारा पामीर नॉट है इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब एक एक करके मैं इन हिमालयास के बारे में डिस्कस करना चालू करता हूं कि सबसे पहले यहां पर आता है ट्रांस हिमालय वाला सेक्शन। ट्रांस हिमालय को यदि आप बेसिकली देखो तो इसमें 3 रेंजेस आती हैं बाय द नेम ऑफ, एक है काराकोरम, एक आती है लद्दाख एंड द थर्ड वन इज जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअली में ये इंडिया की नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक, और नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, दैट मींस यहां पर ये हाई एल्टीट्यूड पर भी लोकेट होगी। हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण यहां पर आपको मल्टीपल टाइप के जो ग्लेशियर हैं ये भी फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। यहां पर आपको बियाफो, बाल्टोलो, सिस्मी और साथ में ये हिस्पर, सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, आपको यहीं पर लोकेट देखने के लिए मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए आप जिस पास का यूज करेंगे यह है काराकोरम पास, और यहीं पर आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी क्या, K2, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक में काउंट की जाती है, ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर इसकी हाइट आएगी। यदि लद्दाख रेंज की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो लद्दाख रेंज है इसके ईस्ट, आई थिंक वेस्टर्न पार्ट, हाँ वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको एक राका पोशी पीक देखने के लिए मिलेगी। कल हमने कैलाश माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस किया था कि कैलाश माउंटेन रेंज एक ऐसी माउंटेन रेंज है जिसकी हाइट तो माउंट एवरेस्ट से कम है, बट आज तक इसको क्लाइंब नहीं किया गया है। इसके कई रीजंस बताए जाते हैं, बट जिनमें जो सबसे एप्रोप्रिएट रीजन है ये यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होना है कैलाश के सिनेरियो में। सेम एज आप यहां पर याद रखिएगा कि राकापोशी माउंटेन भी एक ऐसा माउंटेन है जिसको आज तक क्लाइंब नहीं किया गया है, बट इसके क्लाइंब ना होने का रीजन यहां पर किसी प्रकार की जो रीजनल थॉट्स हैं ये नहीं है, जो एक प्रकार से आप देखोगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि कैलाश मानसरोवर में आपको देखने के लिए मिल रहा था, ये नहीं है। एक्चुअली में याद रखिएगा इसका जो स्टीपी स्लोप है ये इसका सबसे बड़ा मेन रीजन निकल के आता है। दैट मीन्स एक जेंटल स्लोप की जगह यदि स्टीपी स्लोप हो तो माउंटेन को क्लाइंब करना एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ हो जाता है।
और यही कारण है कि राकापोशी को आज तक क्लाइंब नहीं किया गया है। यदि आप देखेंगे तो इसी का एक्सटेंशन आपको कैलाश रेंज तक देखने के लिए मिलेगा, और कैलाश रेंज का जो फुटहिल वाला एरिया है, यही इंडस रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है ये कहलाता है। यहीं पर आपको कई ग्लेशियर भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मैरियाम ला ग्लेशियर सबसे फेमस ग्लेशियर माना जाता है। यहां पर याद रखो कि लद्दाख प्लेट्यू इसी के ईस्टर्न पार्ट में आता है, यानी कि यदि ये इंडिया का मैप याद आ रहा हो तो इस पूरे एरिया को आप लद्दाख प्लेट्यू का नाम देते हैं। और बेसिकली लद्दाख प्लेट्यू इज अ कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है भाई, आप ध्यान से मेरी बात समझना कि एक्चुअली यदि आप इंडिया का मैप ध्यान से देखो तो इंडिया के मैप में मैंने आपको कल हिमालय वाले चैप्टर में बताया था, नहीं बताया तो आगे आएगा, कि ये जो हिमालय है एक्चुअली में ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। होता यह है कि साइबेरिया से आने वाली जो विंड है इनको ये रोकता है, और इसके कारण ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू है यहां पर रेनफॉल होती है। ज्यादा यानी हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा कि ऐसा कहा जाता है, ज्योग्राफिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने ये बात कही है, और ये बात सही भी है, कि लद्दाख प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। और इसी तर्क का यूज करके एक्चुअली में जो चाइना है ये तिब्बतियन जो लद्दाख प्लेट्यू है इस पर अपना दावा पेश करता है। क्या बोला मैंने, लद्दाख प्लेट्यू एक्चुअली एक्सटेंशन है किसका, तिब्बतियन प्लेट्यू का। अब होता यह है कि तिब्बतियन प्लेट्यू इज अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख प्लेट्यू इज ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को सुनने पर, लद्दाख का नाम सुनने पर आपके मन में क्या आता है, जरा आप, इंटरेस्टिंग बात है ये कि लद्दाख का नाम यदि मैंने लिया है तो लद्दाख का नाम सुनने पर क्या आता है, साफ हवा है ना, बिल्कुल अच्छी यानी सफेद रोड, ठीक है, बहुत अच्छा मौसम, दैट मीन्स क्लाइमेट तो वाह भाई क्या ही बात है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि शॉकिंगली यदि आप लद्दाख का AQI निकालेंगे तो लद्दाख इज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ठीक है, या फिर लेह इज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। व्हाई? क्योंकि याद रखो कि एक्चुअली में जो भी चीज सुंदर होती है, होमोसेपियंस उस चीज को बर्बाद करने में लग जाते हैं। यानी कि आजकल एक ट्रेंड जो चला है ना कि भाई हम बाइक लवर हैं और हम बाइक से कहीं पर भी घूमने निकल जाएंगे और वहां पर जाकर हम मस्त चिल करेंगे, माय लाइफ माय रूल्स वाला जो फंडा है ये पूरा करेंगे। अब इस बात को जरा समझना कि एक्चुअली में लद्दाख में पहले पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, बट जब से इंटरनेट ने ग्रोथ की है, जब से हमारे यहाँ ये सो कॉल्ड हम डेवलप्ड हुए हैं और हम अपनी खुली मानसिकता का बड़े ही धूर्तता के साथ परिचय दे रहे हैं, इसके कारण हो ये रहा है कि भाई लद्दाख में हम जाते हैं, लेह में और साथ में ऐसी कई सिटीज में जैसे कि लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, ये भी पहले पॉल्यूटेड नहीं थे, बट आज की सिनेरियो में यदि आप देखोगे तो ये पॉल्यूटेड आपको नजर आते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ पर जाकर अपने जो मौज मस्ती है उसके कारण यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इसको हम हिट करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। इवन यहाँ पर ट्रैवल इतना ज़्यादा बढ़ा कि आज की कंडीशन में यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर पुअर एनवायरनमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और याद रखो कि पहले लद्दाख को जितना साफ, जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता था, आज वो कोई भी कंडीशन आपको प्रेजेंट दिखाई नहीं देती है। आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। यहीं पर आप एक बात याद रखिएगा, मैं टॉपिक पर आता हूं कि ये जो लद्दाख प्लेट्यू वाला एरिया है एक्चुअली में ये कोल्ड डेजर्ट है। और कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, आप याद रखो कि कोल्ड डेजर्ट या फिर किसी भी डेजर्टिफाइड एरिया की डेफिनेशन एक्चुअली में होती क्या है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है, नथिंग कैन बी ग्रो दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर कुछ भी उग नहीं सकता है, जहां पर कुछ भी फल फूल नहीं सकता है, इसको आपके द्वारा नाम दिया जाता है एक डेजर्टिफाइड एरिया का। मान लेते हैं कि भाई आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहां पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है ये खत्म हो जाए। ह्यूमन सेटलमेंट के साथ, और ह्यूमन सेटलमेंट खत्म क्यों होगा, क्योंकि वहां पर लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज हैं ये खत्म हो जाए। या तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए, या फिर वहां पर जो रिवर है या फिर रिवर से संबंधित जो कैनाल है ये खत्म हो जाए। इसके चक्कर में एग्रीकल्चर वहां पर ना हो, और साथ में वहां पर कोई इंडस्ट्रियल जो एरिया है ये डेवलप ना हो। ये दैट मीन्स इंडस्ट्री नहीं है, जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी है, तो वहां से जो ह्यूमन है ये माइग्रेट कर जाते हैं। बस इसी फंडे को थोड़ा सा आप इंप्लीमेंट करिए, या फिर रियलिस्टिक मैनर में यदि आप देखें तो लद्दाख में रेनफॉल तो होता नहीं है। लद्दाख इज अ फुल्ली स्नो कवर्ड एरिया। स्नो कवर्ड एरिया होने के कारण यहां पर सॉइल फर्टाइल तो है नहीं, सॉइल फर्टाइल नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं है तो जो ह्यूमन की बेसिक नीड है यही कंप्लीट नहीं हो पाती है।
ह्यूमन की बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो एक्चुअली में ये यहां पर सर्वाइव ही क्यों करेगा। चलो अच्छा ठीक है, सर्वाइवल की, क्योंकि नॉर्वे में भी एग्रीकल्चर नहीं होता सर, तो मगर ह्यूमन सेटलमेंट तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप ये प्रोक्लेम कर रहे हैं कि लद्दाख में ह्यूमन सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। हम जाएंगे और वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे, चलो ठीक है, इंडस्ट्री लगा भी दी, बट इंडस्ट्री लगाने के बाद कम से कम ट्रांसपोर्टेशन तो ईजी होना चाहिए। आप लद्दाख की लोकेशन देखो, यहां पर लद्दाख जास्कर रेंजेस मिलेंगी, नीचे ग्रेटर हिमालय मिलेगा। दैट मीन्स यदि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन बनाना भी है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस आएंगे और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होंगे। तो इसको देखते हुए याद रखना, ऐसा नहीं है कि लद्दाख लेह में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं ही है, बट उतना एक्सट्रीम नहीं है जितना हम समझते हैं। आई थिंक मैं जहां पर पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पर आप पहुंच रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि उतना अच्छा ह्यूमन सेटलमेंट आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल यदि आप आए तो याद रखो कि ये दोनों बातें मैंने क्यों बताई, क्योंकि मैं काराकोरम और साथ में लद्दाख रेंज की बात कर रहा था। लद्दाख रेंज का ही जो एक्सटेंशन है ये कैलाश रेंज है, और कैलाश रेंज भी अभी तक क्लाइम नहीं की गई है। दैट मीन्स इसको हिंदी में कहा जाता है कि ये एक प्रकार के अविजित पर्वत का उदाहरण है। चलिए आगे आते हैं। यदि इसी में थर्ड पॉइंट आप देखो तो थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि भाई इसका नाम है जास्कर रेंज। और जास्कर रेंज के बारे में याद रखिएगा कि एक्चुअली में जो इंडस रिवर है ये इसके नॉर्थ से पूरी फ्लो करती है, और साथ में इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट ये आपको देखने के लिए मिलेगा नंगा पर्वत वाला एरिया। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखिएगा, क्लोजली क्यूब्ड विथ ग्रेटर हिमालय, द इंडस रिवर फ्लोड tightly in the basin between the Ladakh and Jaskar range. The highest point is Nanga Parvat. Getting my point? After all, आगे आते हैं। इसके बाद याद रखना, जब आप इसके नीचे आते हो तो आपको मिलता है कश्मीर हिमालय वाला एरिया। अब ये कश्मीर हिमालय वाला एरिया मतलब कि इसमें आपको मल्टीपल चीजें देखने के लिए मिलेंगी, मल्टीपल चीजें। जैसे कि सबसे पहले तो यदि इसकी नदन बाउंड्री की हम बात करें तो नदन बाउंड्री जास्कर के साथ लगती है। बीच वाले एरिया में यदि आप, अच्छा एक और बात कि नदन बाउंड्री इसकी जास्कर के साथ लगती है, और साथ में यहां नीचे की ओर यानी कि सदर्न पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, शिवालिक। यानी सदर्न बाउंड्री कवर करता है शिवालिक रेंज, नदन बाउंड्री कवर कर रहा है जास्कर रेंज। इंडस गौर से लेकर यदि आप देखोगे तो साउथ में ये सतलुज गौर तक फैला हुआ है, मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली 560 किलोमीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बीच में जो सिमेट्रिक एरिया आपको देखने के लिए मिलता है, ये जो सिंक लाइन बेसिन इसको नाम देते हैं, इसका नाम है कश्मीर वैली वाला एरिया। और कश्मीर वैली इज बेसिकली फेमस फॉर यहां का जो एग्रीकल्चर है, यूनिक टाइप का एग्रीकल्चर, उसके लिए इसको कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। आपने कश्मीर के बारे में सुना होगा ना, गिर फिरदौस नूरे जमी अस्ते, अमी अस्ते, अमी अस्ते, अमी अस्ते। ये जो लाइन कही जाती है कश्मीर के लिए क्यों है, क्योंकि यहां पर कहा गया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि यदि विश्व में, वर्ल्ड में कहीं पर जन्नत है, हेवन है, तो यही है, यही है, यही है। क्यों? क्योंकि याद रखो कि एक्चुअली में एक तो इंडियंस की एक टेंडेंसी बहुत बुरी है कि ना भाई कुछ भी, यदि मान लो कोई थोड़ी सी भी अच्छी जगह दिखी, ठंडी जगह दिखी या फिर हिल स्टेशन टाइप की कोई प्लेस दिखी, तो उसको कहा जाता है कि ये देखो हमने ढूंढ लिया है क्या, स्विट्जरलैंड, इंडिया का स्विट्जरलैंड। अरे सभी चीजें स्विट्जरलैंड नहीं होती। यदि आप देखोगे उत्तराखंड में 3-4 स्विट्जरलैंड आपको मिलेंगे, हिमाचल में आपको 3-4 स्विट्जरलैंड मिलेंगे, जम्मू कश्मीर तो पूरा स्विट्जरलैंड में काउंट किया जाता है। तो एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया की यदि हम बात करें तो पूरे के पूरे इंडिया में जिसको हम स्विट्जरलैंड एक्चुअली में कह सकते हैं, वो जो आपको क्लाइमेट या फिर वो जो आपको क्लाइमेटिकल कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी, वो कश्मीर वाले एरिया में मिलेंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली कश्मीर के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। यहां पर याद रखना कि इसको क्यों कहा जाता है हेवन, क्योंकि यहां पर आपको घास के मैदान भी देखने के लिए मिलेंगे, यहां पर आपको हाइड्रोलॉजिकल जो लेक्स हैं या फिर जो नदियां हैं और जो लेक्स हैं ये भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जो करेवास हैं ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेवास? तो याद रखिएगा, द वैली फ्लोर इज कंपोज्ड बाय लेकुस्ट्रेन, यानी कि जो डिपॉजिट्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द रिवर झेलम। These nutrient-rich करेवास are the sole reason for the famous saffron cultivation stretching from पुलवामा to पैम्पोर। यानी कि पुलवामा से लेकर पैम्पोरे तक ये फैले हुए हैं, और ये जो केसर उत्पादन के लिए मेनली जाने जाते हैं, सैफ्रॉन। ठीक है,
ये मेनली केसर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं कि एक्चुअली में ये एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट में भी काउंट किया जाता है। इसी एरिया के अंदर कई प्रकार के जो घास के मैदान हैं, इवन ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज हैं, ये भी आपको प्रेजेंट दिखाई देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया? तो बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जहां का एवरेज टेम्परेचर ही थोड़ा सा कम है, वहां पर जो घास के मैदान उगते हैं, जो कि एवर टाइम आपको ग्रीन देखने के लिए मिलेंगी, थोड़ी बड़ी ये घास होगी और ये टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक मानी जाएगी। इसमें जो कश्मीर वाला एरिया है वहां पर सोनमर्ग और गुलमर्ग आते हैं। दे आर ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, यहीं पर आपको वुलर लेक देखने के लिए मिलेगी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में काउंट की जाती है। और यदि उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको बुग्याल एंड पयाल ये घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं। द हाई एल्टीट्यूड स्लोपी माउंटेन्स ऑफ जास्कर एंड पीर पंजाब सपोर्टेड लश अल्पाइन ग्रासलैंड नोन लोकली एज बुग्याल्स और मर्स, यानी कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके अलावा एक नेम और याद रख सकते हैं, बाय द नेम ऑफ पयाल इसको नाम दिया जाता है। पायल नहीं है, पयाल है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस एरिया से मल्टीपल रिवर्स भी फ्लो करती हैं। जैसे यदि आप इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये मल्टीपल टाइप की रिवर्स हैं। साथ में सतलुज की भी फिर कई सहायक नदियां हैं, कई ट्रिब्यूटरीज हैं। एक्चुअली में इन रिवर्स पर हमने जो डैम्स हैं वो बना रखे हैं, कई प्रकार की जो लेक्स हैं ये फॉर्म होती हैं। और इन लेक्स का, इन कैनाल्स का, इन रिवर्स पर बनाए हुए जो हाइड्रोलॉजिकल डैम्स हैं, इनका यूज हम बिजली बनाने के लिए, साथ में अलग अलग एरिया में पानी पहुंचाने के लिए भी करते हैं। तो याद रखो, हाइड्रोलॉजी एंड लेक्स के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। द रीजन रिसीव्स 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल प्लस heavy winter snow. The flat valley floor features numerous oxbow lakes, most notably यानी कि वुलर और डल लेक। ये है भाई वुलर लेक, एंड देन ये आपको देखने के लिए मिलेगी डल लेक। इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ है? जैसे कि लाइक यदि वुलर लेक की हम बात करते हैं तो वुलर लेक का जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली झेलम रिवर का जो मिएंडर था इसके आधार, इसके कारण हुआ है। यानी कि ये जो मिएंडरिंग करती है, तो कई बार ये होता है कि ये जो दो मिएंडर हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर ये एक लेक इससे कट कर अलग हो जाती है। इसको देखने पर ऐसा लगेगा कि ये गाय के खुर के जैसी लग रही है या फिर बैल के खुर के जैसी लग रही है, वो जो पांव होता है उसके जैसी। दैट इज वाई इसको नाम दिया जाता है ऑक्सबो लेक का। आफ्टर ऑल जब आप आगे आओगे तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट माउंटेन स्टार्ट होता है रिवर सतलुज से लेकर रिवर काली तक, इसका जो मिड वाला एरिया है इसको नाम दिया जाता है कुमाऊं हिमालय वाला सेक्शन। यहां पर आपको जाइंट पीक्स देखने के लिए मिलेंगी, साथ में स्ट्रक्चर जो कंपोजिशन है ये देखने के लिए मिलेगा, और टेक्टोनिक वैलीज मिलती हैं। टेक्टोनिक वैलीज का मतलब क्या है कि जैसे लाइक यदि आप इस कुमाऊं हिमालय के अंदर आने वाला जो हिमालयन रेंज है उनकी बात करोगे तो, या फिर हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनकी आप बात करोगे तो इसमें मेजरली शामिल किया जाता है एक तो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश, और साथ में उत्तराखंड। आप जरा देखिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यदि दोनों का नाम मैं ले रहा हूं तो पहली जो थॉट प्रोसेसिंग होगी ये क्या होगी? पहली थॉट प्रोसेसिंग ये होगी कि सर टूरिस्ट बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और साथ में यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। दूसरी बात ये है, चौथी बात ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर डिजास्टरेबल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स इसमें प्रो भी है और इसमें कॉन्स भी है। और यदि डिजास्टरेबल कंडीशंस हैं दैट मीन्स ये अकेले यहाँ पर नहीं है, जहां जहां पर इवन ये जो कुमाऊं हिमालय का एक्सटेंशन आपको मिलेगा इन सभी एरियाज में आपको ये डिजास्टरेबल कंडीशंस प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो याद रखिएगा कि कुमाऊं हिमालय इज मेनली फेमस फॉर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जायंट पीक्स, और जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है उसके लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन? तो बेसिकली यहां पर टूरिस्ट प्लेसेस की यदि आप बात करोगे तो आपको बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस मिलेंगी जहां पर आपको माउंटेन्स पीक्स भी प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगी। Extend longitudinally across 320 kilometers. This region contains major mountain ranges including Nagtiba, Dhauladhar, Mussoorie and prominent portions of the Greater Himalayas. बात समझ रहे हैं? Giant peaks के बारे में, home of towering world renowned summits, major peaks
एंकरिंग दिस रीजन इंक्लूड नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, और साथ में सो मच एंड सो फॉल। अब आगे आइए, टेक्टोनिक एक्टिविटीज फीचर्स टू क्रिटिकल स्ट्रक्चरल बेसिन्स, द भागीरथी प्लेन एंड द डून्स। फेमस वैलीज सच एज कुल्लू, मनाली एंड कांगड़ा आर प्योरली टेक्टोनिक इन ओरिजिन। बात समझिए, यानी कि जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है, मनाली है, ठीक है, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण ही फॉर्म हुए हैं। जैसे यदि कोई हिमाचल का व्यक्ति हो आपके साथ, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड हो, तो आप उनसे पूछिएगा कि भाई ज्यादा जो अर्थक्वेक हैं, ज्यादा तो जो ये लैंडस्लाइड्स हैं, ये किस एरिया में आती हैं, तो बताएंगे कि भाई कुल्लू कांगड़ा वाले एरिया में, मनाली वाले एरिया में ये आपको ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेंगी, ड्यू टू कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि वही वो रीजन है जहां पर IHG, ITSZ, साथ में MCT और साथ में MBT ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मेन सेंटर थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, इंडस सांगपुर शचर जोन, इसके बारे में। तो याद रखो कि यहां पर ना ये जो पूरा कुमाऊं हिमालय वाला रीजन है, इन 3 रीजन्स के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। साथ में यहां पर आप देखोगे कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वहां पर आइस कैप्स भी मौजूद हैं, यानी कि ग्लेशियर भी कई यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चूंकि यहां पर ग्लेशियर हैं, इसीलिए रिवर्स का ओरिजिन भी होता है, और रिवर्स का ओरिजिन होता है तो ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंज से रिवर फ्लो करते हुए नीचे आ रही हैं। दैट इज वाई हाइड्रोलॉजिकल इंजन की तरह ये बिहेव करती हैं। दैट मींस यहां पर हाइड्रो पावर प्लांट भी स्टैब्लिश किए जाते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट हमने ऑलरेडी यानी पहले भी देखे हैं कश्मीर हिमालय वाले सेक्शन में, तो यहां पर भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड इमेंस ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स एक्ट एज अ वाटर टावर गिविंग बर्थ टू नदर्न इंडियाज मेजर रिवर सिस्टम इंक्लूडिंग द गंगोत्री, यमुनोत्री एंड पिनाद्री। क्लाइमेट एंड फ्लोरा की हम बात करें कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और साथ में यहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशंस देखने के लिए मिलती हैं, तो हाई पर्सिपिटेशन 2 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पर, प्लस विंटर स्नो होती है। सपोर्ट्स डेंस फॉरेस्ट बेल्ट्स, देवदार फॉरेस्ट, देवदार मतलब कि यदि आप ये क्लासेस मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया से या फिर नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से देख रहे हैं, तो आप ना देवदार को कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअली में सांगवान से। जैसे यदि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार यहां से बिलोंग करते हैं, तो देवदार जनरली इन एरियाज में नहीं होता है। बट यदि एक्चुअली में देखा जाए तो आपने फर्नीचर बनाने के लिए कभी ना कभी ये वर्ड सुना होगा कि भाई सागौन की लकड़ी से बनाना। तो जैसे नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर सागौन का यूज किया जाता है, वैसे ही ये जो हिली एरिया है जैसे लाइक हिमाचल प्रदेश और साथ में उत्तराखंड, यहां पर देवदार इसकी भूमिका निभाता है। तो याद रखो कि बेसिकली देवदार फॉरेस्ट डोमिनेट बिटवीन 1600 to 3200 मीटर, ट्रांजिशनिंग टू डेंस कॉनिफोरस फॉरेस्ट अबव 3200 मीटर। आफ्टर दैट यहां पर याद रखो, जैसा मैंने बताया कि सिस्मिक वेव्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण। दिस रीजन इज हाईली प्रोन टू मैसिव अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। द लेसर हिमालयास here lack granite integrity. They are composed entirely to heavily fractured loose rocks, primarily shell, limestone and conglomerates, ठीक है, इन रॉक से ही फॉर्म है। आफ्टर ऑल इसके बाद काली रिवर से लेकर जो हमारा तीस्ता रिवर तक का एरिया है उसको नाम दिया जाता है नेपाल हिमालय या फिर सेंट्रल हिमालय वाला सेक्शन। यदि आप इसकी बात करोगे तो यहां पर भी याद रखो कि एक्चुअली में इसको कहा जाता है ग्लोबल रूफ। साथ में यहां पर आपको ऑर्थोक्लाइनर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, और कई जगह पर जो हाइट है ये बहुत ज्यादा है, कई जगह पर जो हाइट है ये बहुत कम है, और इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा मैसिव आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि अनमैच्ड स्केल है ये। एट अ मैसिव 800 किलोमीटर दिस सेगमेंट स्टैंड्स एज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इन द एंटायर हिमालयन सिस्टम। सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यही है जिसको नाम दिया जाता है सेंट्रल हिमालय या फिर एज नोन एज नेपाल हिमालय। नेक्स्ट यदि आप देखोगे, कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वर्ल्ड फेमस टावरिंग पीक्स, यानी कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है ये आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी, और जितनी भी पीक्स यहां पर एलोकेट हैं उन सभी की जो हाइट है ये 8000 मीटर से आपको अबव ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है।
जैसे कि लाइक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, ठीक, इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल, साथ में कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, ठीक है, गौरी शंकर, धौलागिरी, ये तमाम प्रकार की। ऑर्थोक्लाइनर स्ट्रक्चर का मतलब कि दिस माउंटेन्स exhibit a distinct orthocliner structure plan. The massive barrier is violently intersected by major transboundaries rivers including the घाघरा, गंडक एंड कोशी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है नेपाल हिमालय वाला सेक्शन। बट नेपाल हिमालय में भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि लाइक यदि आप सेंट्रल हिमालय की बात करोगे तो जितनी भी हाईएस्ट पीक की मैंने बात की कि वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं आपको नेपाल हिमालय में एलोकेट मिलेंगी, तो दे ऑल पीक्स आर पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ये सभी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। नीचे यदि आप आएंगे तो लेसर हिमालय मिलेगा, और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली वाला एरिया है इसको नाम दिया जाएगा क्या? काठमांडू वैली या फिर पोखरा वैली। एक्चुअली में यहां पर आपको पूरा पूरा प्लेन एरिया देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कभी यदि आप काठमांडू घूमने गए हो तो आपने महसूस किया होगा कि भाई काठमांडू के एक साइड आपको बड़ी बड़ी जो माउंटेन रेंजेस है ये देखने के लिए मिलेंगी, और दूसरी ओर आपको ये जो घास के मैदान है ये देखने के लिए मिलेंगे। आप काठमांडू के बीच में, यानी कि काठमांडू में एग्जैक्ट आप काठमांडू में खड़े होकर आप दोनों का ही मजा ले सकते हैं, यानी कि यहां पर स्नो कवर्ड पीक्स, एक साइड आपको पूरे पूरे घास के मैदान और साथ में जो फॉरेस्ट एरिया है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई कहा जाता है कि भाई काठमांडू मेनली फेमस फॉर टूरिज्म। याद रखो यहीं पर आपको दिखाई देती है महाभारत लेक, यहां पर सस्पेंडेड लेक्स वैलीज दिखाई देती हैं जिनको विजिट करने की परमिशन नहीं मिलती है कई बार, और यहीं पर ईस्टर्न कंप्रेशन की भी बात की गई है। देखिएगा, इन दिस सेंट्रल रीजन द लेसर हिमालय रेंज इज यूनिकली क्लासिफाइड अंडर द लोकल नॉमेनक्लेचर ऑफ द महाभारत लेक। ठीक है, wedged tightly between the great and lesser Himalayas sit the Kathmandu and Pokhara valleys. These are massive flat lacustrine क्या है वो plains that were previously high altitude glacial lakes। इसको एक बार रीड कर लेना, बस कोई नहीं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा याद रखो कि ना आपको थोड़ी सी लोकेशंस भी याद करनी है, जैसे कि यदि इस नेपाल हिमालय की मैं बात कर रहा हूं जिसका एक्सटेंशन एक्चुअली में काली रिवर से लेकर यहां पर काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक है, तो उसके बीच में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं और इन माउंटेन रेंजेस का कौन कौन सा कैसा कैसा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को या तो आप ईस्ट टू वेस्ट याद कर लें या फिर वेस्ट टू ईस्ट याद कर लें, ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैं आपको वेस्ट टू ईस्ट बताता हूं, जैसे कि लाइक सबसे पहले आपको आता है मकालू, फिर आपको दिखाई देगा माउंट एवरेस्ट, इसको आप कट कर सकते हैं, फिर दिखाई देता है गौरी शंकर, देन यहां पर यदि आप देखोगे शिंजपांगा आपको देखने के लिए मिलेगा, गणेश हिमाल देखने के लिए मिलेगा, मंसालू मिलेगा, साथ में अन्नपूर्णा, धौलागिरी और भी मल्टीपल टाइप की जो रेंजेस हैं ये देखने के लिए मिलेंगी। बट इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखो कि मैं एक बार बता देता हूं। जैसे लाइक माउंट मकालू, दिस आर इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट इंपॉर्टेंट, मंसालू इंपॉर्टेंट, अन्नपूर्णा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज यदि आप देखोगे धौलागिरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप एक बार याद रखें, यानी कम से कम इन 5 माउंटेन। अच्छा, एक और बात है कि इसी में शामिल की जाती है कंचनजंगा भी, तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 माउंटेन रेंजेस को आपको एक बार याद रखना है, यह आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। आफ्टर दैट याद रखो कि फिर आता है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय या फिर इसी को कहा जाता है ईस्टर्न हिमालय भी। इसकी जो लोकेशन है ये कहां पर है, तो बेसिकली यदि आप देखोगे तो तीस्ता रिवर से लेकर जो देहंग रिवर तक का सेक्शन है, या फिर यूं कहा जाए कि तीस्ता रिवर से लेकर जो देहंग गॉर्ज तक का सेक्शन है, जिसका एक्सटेंशन अप्रोक्सीमेटली 750 किलोमीटर, यानी कि नेपाल हिमालय से कुछ ही कम देखने के लिए मिलेगा, उसके बीच में आपको ये आसाम हिमालय लोकेट मिलता है। ये जो आसाम हिमालय है याद रखिएगा ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में स्ट्रक्चरल जो फ्यूजन है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में यहां पर बताया गया है। एक बार मैं बता देता हूं, स्ट्रेचिंग एग्जैक्टली 750 किलोमीटर, दिस ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑक्यूपाइज मेनली द हाईली रग्ड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और भूटान के ज्यादातर एरिया को ये कवर करता है। स्ट्रक्चरल फ्यूजन की यदि मैं बात करूं तो द फ्यूजन ग्रेट हिमालयाज remains clearly identifiable, but the lower
tears, the lesser Himalayas and the Shivalik become largely inseparable in this highly compressed, violently dissected region. और साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, unlike the barren northern ranges, this dense landscape is deeply inhabited by indigenous tribes. यानी कि यहां पर यदि आप देखोगे तो बेसिकली डाफला, मिरी, अबूर, मिश्मी, ये कुछ ट्राइब्स देखने के लिए मिलेंगी और उन्हीं ट्राइब्स के नाम पर यहाँ के जो पीक्स हैं उनका भी नाम रखा गया है। और यदि आप इन पीक्स की बात करोगे तो मेजरली जिस पीक का नाम जो है, जैसे कि डाफला, मिरी, अबूर, मिश्मी, तो उसके आसपास नियर एरिया में वही XYZ ट्राइब अकर भी करती है, वहीं पर रहती है। सब रेंजेस इज एंटायरली सिनोनिमस विद द नेम्स ऑफ दीज रेसिडेंट ट्राइब्स। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा याद रखना कि इसकी जो महत्ता है ये क्या है कि भाई वही है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा और एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण यहाँ पर फ्लूअल जो प्लेन्स हैं या फिर जो एग्रीडेनियल प्लेन्स हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीडेनियल प्लेन? जैसे कि लाइक यदि आसाम की आप बात करोगे तो आसाम इज अ एग्रीडेनियल प्लेन, मतलब कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। और इसके बाद आता है हमारा पूर्वांचल हिल वाला एरिया। पूर्वांचल हिल को मैंने एक मैप में कंपाइल करने का प्रयास किया है। खैर मैप यहाँ पर लगा नहीं है, मैं अपलोड करते समय इसको लगा दूंगा। आप इसको याद रखिएगा कि एक्चुअली में यह है ब्रह्मपुत्र रिवर और ऊपर हमने बात की है कि भाई यहां पर आपको मिलेगा डाफला, मिरी, अबूर एंड मिश्मी हिल। इसको एटलस में जाके आप मार्क कर लेना। सेकेंड वन इज कि यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलता है क्या? पटकोई बूम हिल, दैट इज कॉल्ड पटकोई बूम हिल। पटकोई बूम के बाद नागालैंड में नागा हिल, नागालैंड, मणिपुर में मणिपुर हिल एंड देन मिजोरम में मिजो हिल आपको देखने के लिए मिलेगी। दे ऑल आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल हिमालय का ये एक्सटेंशन माने जाते हैं। कैसे एक्सटेंशन है? तो इसके लिए याद रखो कि एक्चुअली जो हिमालय है ये अपने ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में सदर्न टर्न लेता है और ये जो सदर्न टर्न लेता है एक्चुअली में इसी को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल। और इसके नीचे आता है म्यांमार में इसको नाम दिया जाता है अराकान युमा माउंटेन रेंज का। आफ्टर दैट इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट जरूरी हो जाते हैं, तो ये क्यों फेमस है? जैसे कि सेडिमेंट्री जो वल्नरेबिलिटीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं और इकोलॉजिकल जो थ्रेट है यहाँ पर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है और साथ में यहाँ पर हाईली जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके कारण। आफ्टर दैट मैंने इस पूरे के पूरे जो चार्ट है यानी कि इतना जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया इसको मैंने इस टेबल में कंपाइल कर दिया है। इसको आप एक बार में देख सकते हैं। आई रिपीट अगेन कि यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के टेलीग्राम हैंडल, मेरा टेलीग्राम हैंडल है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी और ऑर्गेनाइजेशन का है सिविल विथ आकाश, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको बैचेस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर इस पर। जो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो और साथ में ये लेक्चर्स वाकई में आपके लिए यूजफुल हो रहे हो तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अपना रिस्पेक्टिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। बाकी मैं ऐसे वीडियोस के साथ आपसे अभी मिलते रहूंगा और मेरा जो एजेंडा है ये पूरी ज्योग्राफी को एक सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट कराने का है। सो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं कि इन पर एंगेजमेंट लाना इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक योर ड्यूटी इज ऑल्सो। Thank you. Have a great day.